हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है इस चैनल पे। आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम जो सीरीज 7 है उसमें आपका वेलकम करते हैं और इसमें सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे और कम समय में आपको अच्छा रिवीजन कराएंगे। तो चलिए बात इधर उधर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जिसमें आपको डिफाइन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट हो जाएगा प्लस में आपको लॉज भी आता है, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग रखेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और प्लस में इसका भी लॉज रखेंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 2 मार्क्स में आता है, ये भी आपको 2 मार्क्स में आता है। और अगर दोनों आ जाएगा तो 3 मार्क्स में आ सकता है। अगर इनके बीच का अगर मान लीजिए आपसे डिफरेंस पूछ देगा तो डिफरेंस आपको 3 मार्क्स में आ जाएगा। तो मैं डिफरेंस के रूप में आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। तो 3 मार्क्स में मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि 2 मार्क्स में अगर आता है परीक्षा में तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो बहुत आसान होता है। द फिनोमिनॉन ऑफ, यहां से हम आंसर लिखना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। द फिनोमिनॉन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग a smooth और प्लेन सरफेस इज कॉल्ड, इसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे इस तरह से द फिनोमिनॉन फिनोमिनॉन ऑफ डेविएशन ऑफ रे, डेविएशन ऑफ रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। देखिए इसमें होता क्या है, फिनोमिनॉन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे होता है, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ रे या रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ और प्लेन सरफेस। लेकिन इसमें क्या होता है कि डेविएशन होता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेविएशन, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाउंसिंग बैक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ वाइल, है ना, वाइल इट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज नोन एज, या इज कॉल्ड, जो भी लिखना होगा आपको, इज नोन एज, इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन और ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन। एक छोटी सी फिगर आपको इसमें बना देनी है इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर रे ऑफ लाइट ऐसे आता हुआ आपको दिखा देना है और यहाँ से ऐसे जाता हुआ भी दिखाई देना है। ये आई आर हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये आर आर हो गया, एंगल आई हो जाएगा और एंगल आर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एम एन हमारा क्या हो जाएगा, या एम एम डैश मिरर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और इसका लॉज भी लिखेंगे हम लोग। तो पहला लॉज क्या होता है, एंगल आई एंगल आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा लॉ क्या होता है, द आई आर मीन्स इंसिडेंट रे, द आर आर मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां मैं आपके लिए इस प्रकार से लिखूंगा, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब के सब सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग लॉज लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार से। तो ये 3 मार्क्स में कब आएगा कि डिफिनेशन लिखना है, फिगर भी बना दीजिएगा, लॉज में 1 और 2 और फिर इसका भी 1 और 2 इस प्रकार से। तो इसका फिगर हम लोग बनाएंगे इस प्रकार से। ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है और यहाँ पर ये नॉर्मल हो जाएगा, इधर हम लोग का डेंसर मीडियम हो जाएगा। ये रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना है बट ये ऐसे डेविएट हो गया, देखिए इस प्रकार से आर बन जाएगा और ये आई बन जाएगा। इसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं, इंटरफेस, तो आपको ऐसे लिख देना है। और ये हमारा, है ना, ये मीडियम सेकेंड हो जाएगा और ये मीडियम फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पर एंगल का रूल है, इसी में एंगल का भी रूल होता है। तो पहला रूल क्या होता है, तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब इसका साइन और इसका साइन दोनों का रेशियो एक अनुपात, मतलब जो होता है एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू और कांस्टेंट। तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसका सेकेंड लॉ भी लिखेंगे हम लोग, तो सेकेंड लॉ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका सेकेंड लॉ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है उसमें इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये वाला जैसे उसी प्रकार से है, जैसे इसका सेकेंड लॉ है ना, देखिए यहाँ पर जैसे इसका सेकेंड लॉ है उसी तरह से इसमें भी लिखना है, द इंसिडेंट रे द, बस इसको चेंज कर देना है ऐसे, देखिए रिफ्रेक्टेड रे, ठीक है ना, बाकी सब ऐसे उतारना है। एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हम एक ही साथ ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोग का लेटरल शिफ्ट, ठीक है, जो इसकी संभावना एग्जाम में आने को ज्यादा बनती है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, इसको मिटाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, लेटरल शिफ्ट का है। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसको कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, इसका हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड इट्स एक्सप्रेशन, इसका हमें लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डिफिनीशन हमको लिखना होगा एग्जाम में, लेटरल शिफ्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्ट। तो हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, एग्जाम में जाइएगा देख लीजिएगा किसके बारे में पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास एक ऐसे एक स्लैब रहेगा, ठीक है ना, एक स्लैब है और एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। इस रे ऑफ लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता है क्योंकि स्लैब जो होता है ये रेयर मीडियम है ना। यहाँ पर मान लीजिए कि एयर है और ये मान लीजिए कि ग्लास है, तो डेंसर मीडियम हो गया, तो लाइट इसमें ऐसे आ जाएगी, देखिए है ना, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको हम लोग यहाँ तक खींच लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल बना देंगे और यहाँ ये थिकनेस बताएगा इसका स्लैब का, एंगल आई हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ए पॉइंट और ये वाला पॉइंट को बी रख लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर भी नॉर्मल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरह से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी आर बन जाएगा, ठीक, ए बी। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर ए बी सी, यहाँ पे रख लेंगे डी, ठीक है। तो आपको देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दो दिख रहा है। यहाँ पर जो एंगल हमको इसको निकालना है बीसी को, बीसी इसको लेटरल शिफ्ट। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकलेगी बाहर ऐसे चली जाएगी और इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंट रे। थोड़ा समय बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमारा लेटरल शिफ्ट कौन होता है, तो बीसी हमारा लेटरल शिफ्ट होता है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द, थोड़ा और जगह बचेगा, इसको इधर ले आता हूं यहाँ पे। देखिए लेटरल शिफ्ट मींस बीसी, जिसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, एग्जाम में पूछेगा तो लिख दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये वाला रे का क्या नाम है, इमरजेंट रे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड, इसी को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट, इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। और इसको डी से इंडिकेट करते हैं हम लोग, ठीक है, डी से। तो इसका हमको एक्सप्रेशन बनाना है, एक्सप्रेशन ऑफ डी। ये डी का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बहुत इजी बात है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये पूरा एंगल आई है, ठीक है। तो इस तरह से इसको लाइन को देखिएगा तो ये पूरा एंगल भी आई हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, आई माइनस आर। अब हम कुछ नहीं करेंगे, दो ट्रायंगल में चलेंगे स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं काम करना है। दोनों ट्रायंगल में देखिए ए बी क्या है, कॉमन है, इसके लिए भी और इसके लिए भी ए बी कॉमन है ना। ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है ए बी। तो ए बी को ही यूज करके हम लोग बनाएंगे, मुझे इसकी जरूरत है और ये बी, तो ये भी यहाँ पर हम लोग चलेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में चलिएगा तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू बी सी बटा ए बी, दैट इज डी बटा ए बी। यहाँ से अगर आप ए बी निकालते हो स्टूडेंट, क्योंकि दोनों में ए बी कॉमन है, तो ए बी निकालिएगा तो डी बटा कितना हो जाएगा, साइन आई माइनस आर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे, ठीक है।
और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर फिर से इन ट्रिएंगल ये वाला ए बी डी। चलिए इसमें चलते हैं। इसमें चलेंगे तो मुझे इसकी जरूरत है, थिकनेस की जरूरत है और इसकी जरूरत है, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता है इसलिए इसको हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस कॉस और यहाँ पर एंगल आर, तो कॉस आर बराबर ये वाला हमारा एडी हो जाएगा, एडी और बटा कितना हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो एडी कितना है स्टूडेंट्स, एडी का मतलब टी है, थिकनेस टी। हम लोग लेट अस कंसीडर भी लिख सकते हैं डेरिवेशन में, लेट अस कंसीडर अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थ्रू व्हिच रे ऑफ लाइट पासेस एज शोन इन द फिगर। इतना लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर ए बी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा टी बटा कॉस आर, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन देखिए ए बी के बराबर हम लेकर के आ चुके हैं, तो इसको आप यहाँ से हटाइए और डी बचाइए। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से चलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, डी बटा साइन आई माइनस आर, थोड़ा अच्छा डी लिखते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए है ना, और यहाँ पर हो जाएगा टी बटा कॉस आर, तो इसको हमको डी नहीं निकालना है जी, तो यहाँ से चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा कितना टी बटा कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, यही हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। ये भी आपको सवाल जो है एग्जाम में 3 मार्क्स में आते हैं, तो देखिए कितना इजी है, डिफिनेशन लिखे एक छोटा सा डेरिवेशन बनाइए और आपका आराम से 3 मार्क्स मिल जाएगा। कॉस आर है तो उसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो कभी कभी आपको देखिए हो जाएगा टी इंटू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, तो इस तरह से भी आप इसको फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है आ सकता है। तो तीसरा क्या है, डिफाइन आई सी एंड तीर प्लस कंडीशन, आपको कंडीशन भी पूछ सकता है। तो डिफाइन क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट डाउन द कंडीशन फॉर देम, तो उनके लिए कंडीशन क्या होता है वो लिखने के लिए आ सकता है। और सवाल बहुत इजी है, ये दोनों सवाल आएंगे तो ये 2 मार्क्स में आएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, 2 मार्क्स में आएंगे। तो 2 मार्क्स में किस तरह से हम लिखेंगे, देखिए आप लोग एक छोटा सा फिगर इसमें पहले बना लेते हैं और एक ही फिगर में सारा चीज को हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, है ना। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारा इंटरफेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ये इंटरफेस हो जाएगा। और इधर आप मान लीजिए कि इस तरह से डेंसर मीडियम है इधर, और ऊपर रेयर मीडियम है ना, ऊपर रेयर मीडियम है। इधर हो जाएगा μ1 इज इक्वल टू म्यू और इधर हो जाएगा μ2 इज इक्वल टू 1, इस प्रकार से। तो रे ऑफ लाइट हम अलग अलग जगह पर ऐसे भेज देंगे इसमें, इस तरह से, है ना। और यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या देखा जाता है कि इस प्रकार से यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आई बनेगा, यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर भी आई बनेगा, तो ये I1 हो जाएगा। और ये प्रकाश की किरण ऐसे बेंड हो जाएगी, ये ऐसे और बेंड हो जाएगी इस प्रकार से। और यहाँ पर एक बार ऐसा कंडीशन आएगा कि इसी पर बेंड होकर के चली जाएगी, ऐसे इसी पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा नॉर्मल खींचने के बाद यहाँ पर R का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको 1 2 3 4 5 6 7, और कभी ऐसा एक कंडीशन आएगा कि वहां पर क्या हो जाएगा कि हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको हम लोग IC बोलते हैं या फिर C बोलते हैं, है ना, IC या C बोलते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल। और इसके बाद फिर और क्या होता है कि जब हम इसको और इससे ज्यादा एंगल पर ऐसे भेजेंगे इस प्रकार से, तो फिर से यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे हम लोग, और यह प्रकाश की किरण ऐसे यहाँ पर I इक्वल टू R बना करके चली जाती है। तो इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। इस केस में ऐसे होता है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहला बात है कि हेडिंग हम लोग बना लेंगे बढ़िया वाला मार्कर से, IC का, IC या C, इसी को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहाँ पर हम लोग आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग हेडिंग बना दिए, अब इसका आंसर लिखना है। तो हम आंसर इसको बोलते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। बहुत इजी डिफिनेशन होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही बोला जाता है, मतलब इधर वाला एंगल को ही बोला जाता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है IC, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल होता है। और दूसरा नंबर जो हम लोग का यहाँ पर आ जा रहा है अभी, जिसको हम लोग बोलेंगे तीर, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरा भी लिख दे रहे हैं,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, तो ये आईसी का डिफिनीशन हो गया, जिसको सी से भी इंडिकेट करेंगे। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको बोला जाता है? तो देखिए, जब लाइट ऐसे जा रही है जिसका एंगल ये वाला अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो इसी में चली जाएगी। तो हम लोग क्या है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than critical angle, then light is totally bounces back in the same medium. This phenomenon is known as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, अगर आईसी के लिए आप पढ़ते हैं एक डेरिवेशन, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, तो बहुत इजी है, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ये हमारा स्नेल्स लॉ होता है। तो म्यू1 कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, साइन आई कितना हो जाएगा, तो आईसी हो जाएगा, इक्वल टू म्यू2 1 हो जाएगा, और साइन आर कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। और 90 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है, तो एक्चुअली में यहाँ पर जो है साइन आईसी जो हमारा बच जाएगा 1/म्यू आ जाएगा। तो इस तरह का एक फॉर्मेट दिखाई देगा आपको। और आईसी इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये 1 2 3 4 लाइन का जो भी है डेरिवेशन आपको कर लेना है। 3 मार्क्स में आएंगे तो सारे आपको पूरे के पूरे लिखने पड़ेंगे, जिस तरह से भी पूछेंगे आपको बता देना है। तीसरा क्वेश्चन हो गया है। चौथा क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बहुत साल से, मतलब 5-6 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, बट इस चैप्टर का ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको हम लोग करते हैं अभी जस्ट, और आप लोग भी उसमें तैयार हो जाइए करने के लिए, है ना, जो कि 5 मार्क्स में आता है। बहुत सारे 3 मार्क्स क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं। 3 मार्क्स में एक और क्वेश्चन अपना से सारे स्टूडेंट एफ इज इक्वल टू r/2 कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एफ इज इक्वल टू r/2 बहुत बार नहीं आया है। आपके पास टाइम अगर बच जाता है तो आप मिरर फार्मूला प्लस 1/2 इक्वल टू 1/f या लेंस फार्मूला जो होता है इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार लेंस मेकर फार्मूला आएगा और ये सब कोई नहीं आएगा, बहुत कम चांस है। सबसे मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से सब फार्मूला याद कर लीजिएगा। और एक मेन जो है लेंस मेकर फार्मूला, जैसे मिरर फार्मूला है तो लेंस मेकर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बता रहे, देखिए किस तरह से उसको बनाएंगे हम लोग, है ना। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, 4 नंबर क्वेश्चन जो है लेंस मेकर फार्मूला है, ठीक है। जैसे कि लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू, ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस प्रकार से भी होता है। इसका एक और फॉर्मेट होता है, तो म्यू2 बटा म्यू1 और यहाँ पर 1 होता है, समझ गए। बट हम लोग इतना लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला है जिसे हमें प्रूफ करना है, या आपको ऐसे भी लिख देगा प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस मच वेयर टर्म्स हैव यूजुअल मीनिंग, कि जो मीनिंग होता है वही मीनिंग है, इसी प्रकार से। तो यही लेंस मेकर फार्मूला है, ये लेंस है, लेंस का फार्मूला होता है ये, और ये पूरे लेकर के आ जाएंगे तो लेंस मेकर फार्मूला में काउंट करते हैं हम लोग। काफी साल से नहीं पूछा गया है और ये 5 मार्क्स में इस बार तो बहुत ज्यादा चांस है, 1000% चांस है कि आ ही सकता है। तो कैसे इसको लिखेंगे उसको देखिए, बढ़िया से सजा करके इसको लिखना है हम लोग को। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसमें लेटस कंसीडर, लेकिन लेटस कंसीडर से पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फिगर बना लेते हैं इस प्रकार से। देखिए ऐसे हम लोग फिगर बना लेंगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाएगी, इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट फेस प्रेजेंट रहेगा, तो फर्स्ट फेस प्रेजेंट रहेगा तो इसका कहीं पर इधर नॉर्मल होगा, इसका सेंटर हो जाएगा फर्स्ट फेस का, और ये रेडियस हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका। तो इसके अकॉर्डिंग इसको जाना है इधर, लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि अब क्या होगा कि इस फेस से इसका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो यह रे ऑफ लाइट मान लीजिए कि यहाँ पर आकर के स्ट्राइक कर जाएगी इस जगह पर। तो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो इसको हम लोग आई डैश रखेंगे, और ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, और ये बन जाएगा हमारा आई डैश है तो वी डैश इमेज डिस्टेंस ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग एल और एल डैश रख लेंगे, और यहाँ पर एस इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को एस डैश कर लेंगे। थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिगर छोटा बना रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा रे ऑफ लाइट जो है
अगर ये फेस आ जाता है तो एज हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे इसमें ट्रेवल करेगा और इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं, वहां पे पहुंच जाएगा। अब जब पहुंच जाएगा तब फिर क्या होगा, है ना, पहुंचने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसका भी जितना डिस्टेंस पर, देखिए यहां से लेकर के यहां तक इसका सेंटर है तो इतना ही दूरी पर इसका भी सेंटर होगा यहाँ पे ऐसे इस तरफ, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग C2 लिखेंगे और यहां से भी नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इस जगह से, ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगा और ये नॉर्मल डैश हो जाएगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए कि अब ये क्या करेगा, देखिए इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इक्वल टू 1 है और इधर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इक्वल टू 1 है, बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका μ2 है और μ2 इज इक्वल टू 2 मान सकते हैं हम लोग, है ना, μ2 इज इक्वल टू 2, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा इस लेंस का। अब यहाँ से क्या होगा कि ये हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे इधर यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है लेंस के ऊपर, तो हम मान लेते हैं कि हमारा रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ गया इस प्रकार से, ऐसे इस जगह पे आ गया, देखिए ऐसे, तो इसको हम लोग यहाँ पर ये फाइनल इमेज बन जाएगा जिसको आई लिखेंगे और इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और देखिए ये अगर सी है तो इसका डिस्टेंस बन जाएगा R2, इसका रेडियस है ना R2, और ये वाला डिस्टेंस हमारा यहाँ पर जो बन जाएगा, अच्छा से बना देंगे हम लोग इसको हम लोग भी लिखेंगे, है ना, इस तरह से इसके जस्ट सामने से ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम इसमें खा गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब इसको पूरा एक्सप्लेन कर देना। लेट अस कंसीडर एल डैश इज अ बाइकन्वेक्स लेंस। हम थोड़ा देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं आपको, है ना, हाँ ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। तो लेट अस कंसीडर एल डैश इज अ बाइकन्वेक्स लेंस, है ना, कि बाइकन्वेक्स लेंस है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 is equal to mu which is placed in a medium of refractive index μ1 is equal to 1, है ना, 1, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर हमारा एक बाइकन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है विच इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट अपना से लिखेंगे ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ विच या फ्रॉम विच a ray starts and when first phase is present, मान लेते हैं कि फर्स्ट फेस प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड सेकेंड फेस, ऐसे कर लेते हैं, एंड सेकेंड फेस इज absent, ये सेकेंड फेस absent है, ठीक है। तो starts and when first phase is present and second phase is absent, then its image is formed at I dash which is real and inverted, ठीक है, which is real and inverted, but when second phase is present, मान लेते हैं कि वो भी प्रेजेंट है ना, when second phase is also present, मान लेते हैं वो भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट, then this image, जो इमेज होता है स्टूडेंट्स, अभी ऑब्जेक्ट बन जाता है, दिस इमेज बिहेव्स, ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट, बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड फेस, बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट, है ना, बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट एंड इट्स फाइनल इमेज, इसका जो फाइनल इमेज है स्टूडेंट्स, देखिए इट्स फाइनल इमेज, इसका फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इज, है ना, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई, कहां पर बन जाता है, आई, है ना, विच इज रियल, ये भी रियल होता है, एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ठीक है, विच इज रियल एंड इन्वर्टेड एज शोन इन द फिगर। हम एक बार चेक करेंगे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, हाँ चलिए दिख रहा है, यहाँ तक बहुत दिख रहा है, बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन में क्या करेंगे कि जब फर्स्ट फेस होगा फिर सेकंड फेस होगा, दोनों को मिक्स करने से ही लेंस बनेगा ना, तो फर्स्ट फेस के लिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है।
तो हम लोग ऐसे लिखते हैं व्हेन फर्स्ट फेस इज ओनली प्रेजेंट। मान लेते हैं कि केवल फर्स्ट फेस ही प्रेजेंट है, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा, देखिए कि हमारा जो रे ऑफ लाइट है केवल फर्स्ट फेस प्रेजेंट है, तो पूरा का पूरा म्यू2 हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है म्यू2 बटा वी डैश माइनस म्यू1 बटा यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ एजगुन, देखिए आप लोग इस जगह पर थोड़ा सा हल्का छोटा, है ना। म्यू2 बटा वी डैश माइनस म्यू1 बटा यू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R1। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब सही है ना। लेकिन जब ये भी फेस आ जाएगा तो आपको सबसे नोट करना है कि यहाँ पर जिस मीडियम में इमेज बना है उसी को हमको रखना पड़ता है यहाँ पे, समझ लीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट, ऐसे लिख देंगे व्हेन सेकेंड फेस इज ओनली प्रेजेंट, और यहाँ पर लिखेंगे आल्सो प्रेजेंट। मान लेते हैं कि भी आ जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर उधर म्यू2 था और उसी में हमारा आई डैश बन रहा था, लेकिन अब फाइनल इमेज हमको किस में बन रहा है, 1 में बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 बाई, और क्या लिखेंगे 1 बाई, और यहाँ पर इमेज लिखना है तो भी लिखेंगे, और माइनस, और ऑब्जेक्ट किस में है, ऑब्जेक्ट तो म्यू2 में है, म्यू2 में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बटा उसका रखता है हम लोग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, अब ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला है, वी डैश है, वी डैश इक्वल टू इसी प्रकार से म्यू1 माइनस म्यू2 बाई R2। R2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। अब क्या करेंगे, ऐड, ऐड, है ना, ऐड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन या ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा हमारा इक्वेशन, तो यहाँ ध्यान से देखिए, इधर वाला इधर लिखेंगे, उधर वाला उधर लिखेंगे, तो मेरे पास जगह नहीं है स्टूडेंट, फिर भी मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू, और इधर वाला इधर ही ऐड करेंगे, तो इसको यहाँ पर प्लस करेंगे, तो म्यू1 बटा यू नहीं भी है ना, तो भी हो जाएगा, और माइनस म्यू2 बटा भी डैश इक्वल टू, अब इधर वाला सब ऐड कर दिया, अब उधर चलते हैं हम लोग, उधर क्या हमारा है म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1, और ये वहां पे चला जाएगा प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 बटा R2 हो जाएगा। तो इसको आप देखिए आराम से कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर हमारा बच जाता है, इसको सजा के लिखेंगे कि म्यू1 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू इक्वल टू, और यहाँ देखिए कॉमन लेने में दिक्कत है, म्यू2 म्यू1 म्यू1 म्यू2, तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो मतलब इसको प्लस बनाएंगे, जैसे इसमें है तो माइनस से गुना करेंगे यहाँ पे, तो माइनस ऊपर और माइनस से नीचे भी किया जाता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये रिवर्स हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R2। तो हम यहाँ से म्यू को कॉमन कर सकते हैं और यहाँ से म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट नहीं लिखेंगे ताकि आपको और ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ से निकाल लेंगे म्यू1, है ना, इसको निकाल लेंगे हम लोग, और यहाँ 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, यही हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है, आप लोग जो बचपन में पढ़ते हैं 10th क्लास में। यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे इक्वल करके, तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाहर, और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है, बन गया इस प्रकार से। यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए ऐसे इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बटा म्यू1, बंद कर दीजिए इसे, और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग क्या जानते हैं, बट 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, देयरफॉर 1 बाई एफ इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें भागा लग जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू2 बटा म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 बाई 1, है ना, तो म्यू2 1 इसको लिखा जाता है 1 बटा एफ इक्वल टू म्यू2 1 माइनस 1 और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये इस प्रकार से आप, अगर कोई बच्चा यहाँ तक भी लिख देता है ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ तक हम लोग को लिखना चाहिए। ये फाइनल डेरिवेशन हुआ, तो ये कितना इजी है, बस ऐसे ही लिख देना और 5 नंबर उठा लेना है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर जो है कि आपका 4 क्वेश्चन हुआ, जिसमें कि हमारा रे ऑप्टिक्स चल रहा था पार्ट 7 में, तो अभी इसमें चल रहा है, इसमें एक और आपको हम बताएंगे जिसको आपको कर लेना चाहिए। प्रिज्म फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, आ सकता है 2023 में भी आया था, इस बार भी आ सकता है, कहना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो है पार्ट 7 चल रहा है, या सीरीज 7 आप बोल सकते हैं, जिसमें अभी आपको रे ऑप्टिक्स का टोटल क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट था उसके बारे में डिस्कस की गई थी। अब जो अभी हम आगे नेक्स्ट जो आपको बताने वाले हैं, वेब ऑप्टिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वेब ऑप्टिक्स में बहुत बार जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का जो पूछा जाता है, तो सबसे इंपोर्टेंट एक आपको हम बता रहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज, है ना, वेव फ्रंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, बहुत इजी बात है, इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, द लोकस ऑफ all the particles which are vibrating in the same phase is called
इसी को वेव फ्रंट कहा जाता है, ठीक है, वेव फ्रंट हम शॉर्ट में इसे लिखते हैं। द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो इसमें आपको और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आपको इतना ही लिखना है, हमारा आंसर हो चुका है, बट आपको नोट में आपको याद रखना है इसका जो टाइप्स होता है, टाइप्स, जैसे अगर मान लीजिए कि पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक। दूसरा नंबर, अगर लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स के कारण जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट जो बनेगा इस प्रकार से, देखिए देखिए इस तरह से, ये हमारा रे ऑफ लाइट हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे ये रे हो जाएगा, ये रे, और ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट सोर्स हो जाएगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इस प्रकार से बनता है, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनाते हैं, तो पॉइंट सोर्स के कारण इस प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। और दूसरा जो होता है पॉइंट सोर्स हो गया। दूसरा नंबर जो आता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बनाते हैं दूसरा नंबर, अगर हमारे पास लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स के कारण आपको याद रखना है इसको, लाइन सोर्स के कारण सिलिंड्रिकल बनेगा इस प्रकार से, देखिए पहले आप सिलेंडर बना लीजिएगा एग्जाम में इस प्रकार से, ऐसे, है ना, और यहां से क्या करना है आपको, एक लाइन ऐसे पास कर देना है इस तरह से, ऐसे, और यहां पर आपको दिखा देना इधर ऐसे, देखिए यहां पर भी, है ना, ऐसे। तो ये लाइन सोर्स है, मतलब ऐसे जो आपका ट्यूब लाइट होता है लाइन सोर्स के रूप में रहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है कि पॉइंट सोर्स के रूप में रहेगा। यहाँ पर भी आप एक सरफेस ऐसे कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, और ऐसे इसको बना दीजिए, इसी के जैसा ऐसा बना दीजिए डायग्राम सेम टू सेम। और ये आपको डायग्राम क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है कि इस प्रकार से वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द लाइट हो रही है, ये सिलिंड्रिकल हो जाता है इस प्रकार से। और एक तीसरा जो होता है स्टूडेंट्स, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये 1 मार्क्स के लिए है ना। अब यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन आपको है, जैसे पॉइंट सोर्स हो गया, लाइन सोर्स हो गया, तो सिलिंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, एक प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट होगा, इसके कारण जो होगा ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल है। और एक प्लेन वेव फ्रंट होता है, तो प्लेन वेव फ्रंट जो होता है इज ड्यू टू, है ना, इज ड्यू टू, या इसे लिखते हैं मे बी, माने हो सकता है, ड्यू टू पॉइंट सोर्स के कारण भी हो सकता है, ड्यू टू पॉइंट सोर्स, ठीक है, एंड लाइन सोर्स, लाइन सोर्स से हो सकता है, दोनों से हो सकता है। व्हेन दे आर एट फार ऑफ, फार ऑफ, फार ऑफ डिस्टेंस, अगर वो काफी दूरी पर है, काफी दूरी पर है, तो फिर प्लेन वेव फ्रंट बन सकता है। प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, देखिए इस प्रकार से, और यहाँ से ऐसे आपको डॉट लाइन खींच लेना है, यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी आपको ऐसे खींच देना है, यहाँ से नीचे से भी ऐसे खींच देना है, और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको बनाना है ना, देखिए इस तरह से, और भी आप बना सकते हैं जितना आपको बनाना होगा इस तरह से। हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा बना दे रहे हैं टाइम बचाने के चक्कर में, है ना, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है इस प्रकार से रे ऑफ लाइट रहेगी, ऐसे, देखिए ऐसे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट रहेगी, है ना। तो ये प्लेन वेव फ्रंट का एग्जांपल है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। और भी आप लाइन इधर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इधर भी आप लाइन खींच सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, और रे ऑफ लाइट ऐसे इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है, और ये तो आपको परीक्षा में कभी कभी डिफिनेशन भी पूछ सकता है, डिफाइन स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। तो कुछ नहीं करना है, द वेव फ्रंट ऑब्टेन्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट, द वेव फ्रंट ऑब्टेन्ड ड्यू टू लाइन सोर्स इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और द वेव फ्रंट ऑब्टेन्ड ड्यू टू, है ना, ड्यू टू पॉइंट सोर्स एज वेल एज या और line source when they are at the far off distance, then such wave front is known as plane wave front. The locus of all the particles which are vibrating in the same phase is called वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये सबको वेव फ्रंट कहा जाता है, कोई दिक्कत, इसको देख लीजिए आप लोग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का हम लोग का पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछता है ना, देखिए इस तरह से, इसी सवाल को, व्हाट इज वेव फ्रंट, यहाँ पर सेकंड लिख दिए, व्हाट इज वेव फ्रंट, राइट, और ऐसे लिख देता है हाइजेंस प्रिंसिपल। तो कभी कभी इसको 3 मार्क्स बनाने के लिए जो है कि इस प्रकार से सवाल देता है, नहीं तो केवल व्हाट आर हाइजेंस प्रिंसिपल पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा, और इस सब पूछ देगा तो 3 मार्क्स में पूछ देगा, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पहला पार्ट का आंसर हो चुका है, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, और यहाँ पे हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल लिख लेते हैं, किस तरह से होता है देखिए। तो हाइजेंस फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे,
फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल? बहुत आसान होता है। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस और न्यू और सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, ईच पॉइंट on a wavefront which are vibrating in the same phase is a source of new disturbance और new और secondary wavefront। इसको secondary wavefront हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो क्या है हमारा? सेकेंड प्रिंसिपल हमारा है कि the secondary wavefront can be obtained, है ना? secondary wavefront can be obtained by envelop all the wavelets in the फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको इसको लिख देना है और यहाँ पर एक नीचे फिगर बना देना है, जो फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे इस प्रकार से देखिए, अगर हमारे पास एक यहाँ पर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स में वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में होगा। इस प्रकार से ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे इस तरह से, है ना? इतना ही छोटा छोटा वेवलेट्स यहाँ पर भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर भी करेंगे, है ना? और फिर इसको इसमें भी वाइब्रेशन होगा, इसमें भी दूसरा मार्कर से वाइब्रेशन आपको हम दिखा रहे हैं। इस पॉइंट पर भी वाइब्रेशन होगा ऐसे, है ना? या दूसरा तरीका से आपको फिगर हम बना के दिखा रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, हर किसी बच्चा को समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है तो रे ऑफ लाइट इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और इधर भी जा रही है, और इधर भी जा रही है ना? तो हर तरफ जा रही है, तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन हो रही है। यहाँ पर सोर्स है तो वाइब्रेशन तो ऑल डायरेक्शन में हो रही है, सभी डायरेक्शन में से लाइट फैल रहे हैं। तो हम किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर भी वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ पर भी वाइब्रेशन हो रहा है ना? इसी के बराबर बनाएंगे जो पहले वाला हम लोग बनाए, इसको वेवलेट कहा जाता है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर भी बनाएंगे हम लोग, और इसी के बराबर आकार का बनाएंगे, यहाँ पर भी इसी के बराबर आकार का बनाएंगे, और इसमें भी वाइब्रेशन ऐसे दिखा देंगे हम लोग, ऐसे वाइब्रेशन इसमें भी दिखा देंगे। यहाँ पर भी वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है ना? इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर ऐसे इन्वेलप हम लोग करेंगे, तो ये हमारा इन्वेलप हो गया, इन्वेलप हो गया, या इसी को सेकेंडरी वेव फ्रंट कहा जाएगा। समझ गए कि नहीं? और इसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहा जाएगा। तो प्राइमरी वेव फ्रंट को कंसीडर नहीं किया जाता है, यहाँ पर जो लाइन बनेगा प्राइमरी का, और ये सेकेंडरी होगा। फिर यहाँ पर हम लोग ऐसा वेवलेट्स तैयार करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और फिर इसमें भी वाइब्रेशन ऐसे हम लोग दिखा देंगे। देखिए इस प्रकार से आप बना दीजिएगा इसे जल्दी जल्दी, है ना? इस तरह से। और फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पर एक इन्वेलप लगेगा ऐसे, है ना? फिर से लगेगा, और ये फिर हमारा क्या बन जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे ही करते जाएंगे, इसी तरह से करते जाएंगे, और फिर से हमको नया नया वेव फ्रंट मिलते जाएगा। तो इस फिगर को आप इसमें यहाँ बीच में या नीचे बना दीजिएगा। यही चीज लिखा, द सेकेंडरी वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इन्वेलप ऑल द वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन सभी वेवलेट्स को क्या किया जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में करके, है ना? फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन्वेलप करके निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हमारा वेव फ्रंट बनता है। फिर ऐसे ही फिर वेव फ्रंट बनेगा, फिर वेव फ्रंट बनेगा। तो ये कैसा वेव फ्रंट बनेगा? ये वेव फ्रंट बनेगा आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। चलिए, यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल पर अब हम लोग आगे आते हैं। तो अब कभी जब आपको जो है कि 5 मार्क्स में सवाल पूछा जाता है, 5 मार्क्स में जब पूछेगा तब क्या करेगा? सेकंड क्वेश्चन हो गया ही। थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा हाइजेंस प्रिंसिपल। चांसेस तो इस बार बनते हैं, बट उतना ज्यादा चांस नहीं बनता हाइजेंस प्रिंसिपल का, ठीक है ना? फिर भी हम लोग इसको रखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड यूजिंग इट प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है? तो स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, तो अभी जस्ट हमने आपको यहाँ पर जब आंसर तैयार कीजिएगा स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे बना देना है हाइजेंस, है ना? प्रिंसिपल यहाँ पर ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है? ऐसे, और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, फिर क्या लिखेंगे? सेकेंड, ऐसे। अब फर्स्ट और सेकंड अभी जस्ट आपको बताया है, इसीलिए हम नहीं बता रहे, है ना? तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमको क्या करना है? प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमको यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बारे में अब हमको डेरिवेशन करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? या ऐसे भी लिख सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग बना देंगे हम लोग, और इसमें एक फिगर बनाएंगे, है ना?
देखिए फिगर कैसे बनाएंगे हम लोग स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर इंटरफेस रख लेंगे, इधर से एक हमारा प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, इस प्रकार से प्लेन वेव फ्रंट जिसका नाम ऐसे, देखिए प्लेन वेव फ्रंट है जिसका नाम ए बी है ना, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है प्लेन, और ये हमारा इंटरफेस हो जाएगा, इंटरफेस, ठीक है। इधर डेंसर मीडियम है, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से, यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है, तो यहाँ जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनेगा, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये लाइट स्ट्राइक करेगी, ये वाला पोर्शन जो है वेव फ्रंट का स्ट्राइक करेगा, तो ये पोर्शन ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, देखिए ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल आर बना देगा, समझ रहे कि नहीं। बट ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि अभी इतना पीछे है ये वाला पोर्शन, तो ये जब इतना जितना समय तक यहाँ चलेगा उतना समय तक ये आगे बढ़ चुका होगा, और फिर से यहाँ पर जैसे ही पैरेलल है उसी तरह से यहाँ पर पैरेलल है ना, पैरेलल ये वेव फ्रंट हमारा इस तरह से पैरेलली यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एंगल क्या बन जाएगा, ये भी एंगल आर बन जाएगा। अब देखिए क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो ये वाला एंगल बनेगा, ये जो इतना एंगल यहाँ पर रहता है वही एंगल यहाँ पर भी बनता है। अब कैसे बनता है वो भी आपको हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर, और इसको कुछ मान लीजिए एक्स मान लीजिए इसको, ठीक है। तो इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तभी तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये नॉर्मल है कि नहीं, ये नॉर्मल है। तो मतलब कि इसको और इसको जोड़ने से भी 90 होगा, तो ये तो दोनों में कॉमन हो गया, इसका मतलब इसका मान और इसका मान बराबर हो गया, तो ये हमारा आई हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस जगह पर ऐसे इस तरह से यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन हमारा है बी और सी हो जाएगा, और ये यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। तो ये जो एंगल आर है, तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर था तो यहाँ पर भी एंगल आर हो जाएगा। अब देखिए दो ट्रायंगल आपके पास 90 डिग्री का है, और दोनों में देखिए क्या है, यहाँ पर स्पीड कुछ रहेगा, जैसे यहाँ पर v1 स्पीड रहेगा और यहाँ पर हमारा v2 स्पीड रहेगा। स्पीड तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर हमारा एयर है और इधर हमारा डेंसर मीडियम है, इधर इस प्रकार से हमारा ये तो डेंसर मीडियम है, इधर है ना डेंसर है, डेंसर मीडियम है, तो इधर तो हमारा स्पीड कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से, बट यहाँ पर देखिए यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम दोनों टाइम सेम रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं इस तरह से, लेट अस कंसीडर, है ना। यहाँ देखिए इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, तब मिला करके 5 मार्क्स हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर ए बी इज अ प्लेन एंड इंसिडेंट wave front, plane and incident wave front, plane and incident wave front that falls, या that is refracted as shown in the figure, जो कि ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं let t be the time taken, सही लिखे हैं, t be the time taken, यहां से कोई टाइम है, t be the time taken by the wave front in reaching from B to C and A to D, B से C तक जाने का टाइम एंड A to D तक जाने का टाइम, दिस पॉइंट इज आवर D पॉइंट, तो जाने का टाइम सेम है। मान लेते हैं T be the time taken by the wave front in reaching from B to C and A to D, यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये तो परपेंडिकुलर है ही ऑलरेडी, बट हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, समझ रहे हैं ना। ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली चलते हैं कि क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, है ना। तो बहुत आसान शब्दों में इन ट्रायंगल, पहले ए बी सी में चल लेते हैं, ए बी सी इसमें चलेंगे। तो हमको देखो स्टूडेंट्स, ये वाला साइड का जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये वाला साइड का जरूरत है, तो परपेंडिकुलर अब बटा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर इज बी सी एंड डिवाइडेड बाई ए सी। अब ए सी दोनों में कॉमन होता है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी बटा कितना हो जाएगा, या इसको ऐसे भी छोड़ दो और यहाँ पर लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडीसी में चलते हैं, एडीसी में चलेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन आर इक्वल टू, तो फिर से परपेंडिकुलर एडी हो जाएगा, एडी बटा फिर से एसी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। और वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि वी नो दैट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर कि डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड भी ला सकते हैं, तो हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बी सी बटा ए सी
और AC ऊपर चल जाएगा और AD नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो BC बटा AD आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। बट हम लोग लिखेंगे BC इक्वल टू, BC डिस्टेंस है तो V1 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, V1 इंटू टी। और आपको हम अलग से बता दे रहे हैं कि म्यू इज इक्वल टू C बटा V होता है, तो V बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से V बराबर C बटा म्यू हो जाएगा, ये फार्मूला ध्यान से देखिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, V1 को तो CT बटा कितना लिख सकते हैं, म्यू1। एंड इसी प्रकार से अगर हम लोग AD निकालते हैं तो CT बटा कितना हो जाएगा, म्यू2। सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग, उसी प्रकार से लिखेंगे हम लोग, तो CT बटा क्या हो जाएगा, म्यू2 हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन 3 कैन बी रिटेन एज, थर्ड को कैसे लिखा जा सकता है, रिटेन एज, थर्ड को कैसे लिखा जा सकता है, तो थर्ड को लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर BC बटा AD, BC बटा AD। तो BC का मान कितना है, तो CT है बटा म्यू1, और इसका कितना है, CT है बटा म्यू2। तो म्यू2 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे CT आ जाएगा, तो इससे ही फिर मर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू2 बटा म्यू1, या म्यू21 या म्यू21 ऐसे भी लिखा जाता है, समझ गए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है ना, इसी को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो इस तरह से प्रूफ हो जाता है हमारा, और ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड में हम लोग नीचे लिख देंगे कि द इंसिडेंट वेव फ्रंट, द रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, जिसको हम लोग कर लेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोग इसको देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन जो है ये भी आपको 5 मार्क्स के लिए है, और इंटरफेरेंस का है। इंटरफेरेंस मैथमेटिकली जो होता है, तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, तो हम लोग जैसे ही परीक्षा में जाएंगे कुछ नहीं लिखना, लेट y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा, और y2 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नेट y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 हो जाता है, क्योंकि वेब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे साइन A प्लस B पे, तो ये तो जस्ट के तस रहेगा हमारा, प्लस A2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन, और इसका हो जाएगा ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5 हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अब A2 सबको मल्टीप्लाई करके चला जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा चलते रहेगा A2 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि क्या बोलते हैं कि ओहो, यहाँ पर तो A1 है ना, A1, तो यहाँ पर भी A1 हो जाएगा। अब देखिए A1 साइन है, अब A2 साइन है, तो इसको एक साथ हम लोग रख लेते हैं ताकि हम साइन को कॉमन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर इसको हम निकालेंगे इस जगह से, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और इधर अंदर में A1 प्लस A2 और कॉस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो साइन के बाद कॉस होगा, तो कॉस के बाद साइन होगा, तो हम लोग इसको भी लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो कॉस ओमेगा टी, देखिए सजा के लिख रहे, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, मैथमेटिकल पोर्शन चल रहा है, देखिएगा ध्यान से, इंटू A2 और साइन क्या लिखेंगे 5। चलिए अब यहाँ पर आगे आते हैं, हम लोग अपना मन से लिखेंगे लेट, इसके लिए A1 प्लस A2 कॉस 5 इज इक्वल टू A कॉस थीटा, इसको लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ जो बचा हुआ है एंड करके लिखेंगे, एंड A2 और साइन 5 है, तो इसको A साइन थीटा करके लिखेंगे, और ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 1 2, है ना। और इसको हम लोग कर देंगे 3, इसको हम लोग कर देंगे 4। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए, तो नाउ जो हमारा इक्वेशन बन करके आ जाएगा स्टूडेंट्स, y नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और इस सब के बदला कौन आ जाएगा, इस सब के बदला हो जाएगा A कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, A कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू, और इसके जगह पर कौन आ जाएगा, तो A साइन थीटा, इसको और अच्छा से सोल्व करेंगे, A को बाहर कर लेंगे, है ना, दोनों जगह से, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको देखिए, जैसे यहाँ पे अभी ब्रेक किए थे उसी तरह से उसको भी अब सजा लेंगे, तो जो हमारा y निकल के आ जाएगा, इसको हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन नंबर 5 ये हमारा बन जाएगा। लेकिन अब अगर हमको निकालना है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो हमारा 3 और 4 इक्वेशन बताने का काम करेगा। तो हम लोग लिखेंगे नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो दोनों को ऐड कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और इधर से आते हैं हम लोग तो जिसको मन उसको लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 और कॉस फाइव इसका स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा साफ लिखते हैं। चलिए इस प्रकार से, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर को कॉमन कर देंगे हम लोग, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बन जाएगा, और यहाँ से सबको ब्रेक कर देंगे, स्क्वायर को तोड़ देंगे। देखिए a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाइव प्लस, और इसका हो जाएगा कितना 2a1 a2 कॉस फाइव, इसका कितना हो जाएगा तो a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, यहाँ से 1 हो जाएगा तो बचेगा कितना a स्क्वायर, इसको लेकर के आइए यहाँ पर a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर यहाँ पर भी है, a2 स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन कर लो स्टूडेंट्स। यहाँ बच कितना जाएगा अंदर में साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, बन कर दो प्लस 2a1 a2 और कॉस फाइव। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो इजिली एम्पलीट्यूड को निकाल करके यहाँ पे लिख सकते हैं a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और 2a1 a2 कॉस फाइव। तो इस तरह से हमारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बन जाता है, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, अगर थीटा निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। हम इसको इरेज कर रहे हैं और देखिए कैसे बनाते हैं, और आगे भी बहुत सारा चीज इसमें लिखना है। ठीक है, तो अब इसमें अगला पोर्शन जो हमारा होने वाला है इस प्रकार से होने वाला है। देखिए यहाँ से इसको है ना, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक को डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड है ना 4/3, तो हो जाएगा a साइन थीटा a कॉस थीटा इक्वल टू a2 साइन फाइव और a1 प्लस a2 कॉस फाइव। ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा टेन थीटा बन जाएगा, और यही वाला यहाँ पे रहेगा साइन फाइव बटा a1 प्लस a2 कॉस फाइव। यहाँ से थीटा स्टूडेंट्स निकालिएगा, नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स, कितना हो जाएगा a2 साइन फाइव और a1 प्लस a2 कॉस फाइव। ठीक है, इसको बंद कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस जिसको बोला जाता है वो भी निकाल सकते हैं, और हम लोग क्या निकाल सकते हैं एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसी में लिखना है और आगे लिखना है, अभी लिखते ही जाना है। अभी इसको यहाँ से मिटा लेते हैं हम लोग, इसको भी देख लीजिए बढ़िया से, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब लिखेंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखेंगे, एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, और इसी में आपको पूछता है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन होता है वो आपको बताना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसी में लिखेंगे इस प्रकार से, नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब बात आएगी, और इधर हम लोग लिख लेते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जब बात आएगा तो कैसे इसको लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे एज हमारा एम्पलीट्यूड होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाइव होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसको मैक्सिमम होना पड़ता है। यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे एज, फिर से वही सेम टू सेम एक साथ इसलिए पढ़ा रहे ताकि आपको और आसान लगे, है ना। a1 a2 यहाँ पर 2 रहेगा प्लस 2a1 a2 cos फाइव रूट ओवर। देखिए अब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इफ देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। इफ a इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा, तो कब मैक्सिमम होगा उसको देखना है, इसलिए हम लोग यहाँ से चलेंगे, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, इन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस सब में भी सब कांस्टेंट है, यहाँ पर फाइव ही मेन चीज है। तो हम लोग का आएगा इफ cos फाइव इज इक्वल टू +1, मान लेते हैं कि +1 आ जाए, है ना। अगर ये +1 आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग इसी तरह से, इफ cos फाइव इज इक्वल टू -1, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दैट इज में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि फाइव इज इक्वल टू कितना होगा, तो फाइव का जो वैल्यू होता है हमारा, जैसे अगर 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान 1 होता है, 2 पाई हो जाएगा, है ना, 4 पाई हो जाएगा, इवन मल्टीपल आना चाहिए इसको, और या फिर 6 पाई हो जाएगा, और इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर कब आता है, दैट इज में हम लोग करके लिखेंगे कि फाइव इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपका पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं ऑड मल्टीपल में आएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, इवन मल्टीपल में आएगा, इवन मल्टीपल।
समझ गए कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2n पाई लिखेंगे, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो वन, इस प्रकार से होगा। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला, इसका ऑड मल्टीपल मतलब 2n माइनस 1 इंटू पाई हो जाएगा, इस प्रकार से, जो कि n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 0 रखेंगे, है ना, ठीक है। तो n बराबर 1 रखेंगे हम लोग यहाँ पर, वेयर वेयर n बराबर 1 2 3 4, अब ऐसे देखिए 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू पाई, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 में से एक जाएगा 3, 3 रखेंगे 3 दूनी 6 में से एक जाएगा 5, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा, किसके लिए, फेज डिफरेंस का, इसी को बोला जाता है फेज डिफरेंस, है ना। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस। एक पाथ डिफरेंस भी होता है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर उसको नहीं देखना है अभी। तो हम लोग इस प्रकार से सजा के लिखेंगे, तब जाकर के पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर यहाँ पर जो हमारा एम्पलीट्यूड होने वाला है, अगर ये 1 हो जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2, और बंद हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये भी हो गया। तो इसको हम लोग a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और ओवर रूट इक्वल टू, खत्म हो जाएगा, a1 प्लस a2 हो जाएगा। तो हमारा एम्पलीट्यूड जो बनेगा a1 प्लस a2 हो जाएगा। अब अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, ठीक है। और इंटेंसिटी देखिएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा, ये मैक्सिमम का हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, है ना, प्लस 2 a1 a2 और माइनस 1। तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको a1 माइनस a2 आ जाएगा। अब अगर दोनों बराबर होगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें आपका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और फेज डिफरेंस इतना होगा, cos फाई का मान इतना होगा। इस तरह से आपको बढ़िया से सजा के 2 पार्ट में इसको लिख दीजिए, या फिर ऊपर नीचे लिख दीजिए, तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन था, अभी जो हमारा 5वां क्वेश्चन है उसको भी देखिए आप लोग, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 7 का ही जो सीरीज चल रहा है उसमें अभी हम लोग का चल रहा है वेब ऑप्टिक्स, ठीक है। वेब ऑप्टिक्स में जो है कि फिर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, जो बहुत बार एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इजी भी रहता है, इसलिए आता रहता है और बच्चे इसको बहुत आसानी से बना भी लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहला बात है कि हमारे पास एक स्लिट्स रहेगा यहाँ पर, ये सोर्स हो जाएगा, और यहाँ से वेब फ्रंट ऐसे निकलेंगे, बढ़िया साफ सुथरा फिगर आप बना दीजिएगा इस तरह से, देखिए ऐसे ना, है ना। यहाँ पर एक ओपनिंग कर दीजिए और एक यहाँ पर इसके मिड से जाता हुआ ऐसे, है ना, इस प्रकार से। इसको S1 बोलेंगे और इसको S2 बोलेंगे। अब ये भी एक सोर्स के जैसा ऐसे बिहेव करने लगेगा, बट हमको यहाँ पर वो ओरिजिनल फिगर नहीं बनाना है, हम लोग को एक डायग्राम बनाना है। ये सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, इसका डिस्टेंस यहाँ पर d हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्लिट्स के बीच का गैप ये कैपिटल D हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर, यहाँ से पाथ डिफरेंस, यहाँ से भी पाथ डिफरेंस सेम होगा, पाथ डिफरेंस मतलब पाथ सेम होगा तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा, इसको O लिख लेते हैं हम लोग, S, और ये बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग पता करना चाहते हैं कि फिर से ब्राइट स्पॉट कहाँ पर बन रहा है या डार्क स्पॉट कहाँ पर बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस रख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस रखते हैं हम लोग यहाँ से, इसको हम लोग y या फिर h रख लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, h, ये वाला, ये डिस्टेंस पूरा h रख लेते हैं कि मानते हैं कि सेंट्रल पॉइंट से कितना दूरी पर होगा। तो यहाँ से एक वेब ऐसे निकल करके इसके पास जाएगा, इसके पास यहाँ से भी एक जाएगा, ऐसे दोनों वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। तो इसको हम लोग P पॉइंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग ध्यान से, है ना, इस जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा S ये हमारा बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर ये हमारा स्क्रीन है स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन है जो डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ये 2 स्लिट्स हैं। तो यही फिगर है, एक बहुत अच्छा फिगर है। यहाँ से हम लोग ऐसे लाइन कॉपी का रख लेंगे, अब इधर लिखेंगे सारा चीज, लेट अस कंसीडर, जो भी हमको लिखना रहता है इस प्रकार से बढ़िया सजा के लिखिएगा आप लोग। लेट अस कंसीडर 2 स्लिट्स, है ना, यहाँ पर 2 स्लिट्स है, 2 स्लिट्स, है ना, 2 स्लिट्स having fine holes and separation D. Let us consider 2 slits having fine holes and separation D. मान लेते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन कितना है, D है। प्लेस्ड R प्लेस्ड, है ना, जो कि प्लेस्ड है चलिए इतना रख देते हैं हम लोग। लेट अस कंसीडर 2 स्लिट्स हैविंग फाइन होल्स एंड सेपरेशन D, है ना। अब इसके बाद क्या लिख देंगे, स्क्रीन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम एट अ डिस्टेंस, है ना, कैपिटल D, फुल स्टॉप, है ना। फिर से यहाँ लिखेंगे लेट अस टेक
लेट अस टेक अ पॉइंट P, कहाँ पर, ऑन द स्क्रीन, और फिर से एट अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंट्रल, सेंट्रल मैक्सिमा, उसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, सिंस द पाथ डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस होता है, डिफरेंस फॉर बोथ द स्लिट्स, फॉर बोथ द स्लिट्स is, since the path difference for both the slits is 0 at point O, hence here bright spot will be formed। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ब्राइट स्पॉट बनेगी, ठीक है। सिंस द पाथ डिफरेंस फॉर बोथ द स्लिट्स इज 0 एट पॉइंट O, है ना, हेंस हियर ब्राइट स्पॉट विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो हमें पाथ डिफरेंस निकालने की जरूरत है। पाथ डिफरेंस, है ना, कहाँ पर, एट पॉइंट P। तो पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P अगर हम निकालते हैं P पॉइंट पर, तो कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू बड़ा वाला पाथ हो जाएगा S2P माइनस S1P, और यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अब हमको S2P निकालना है और S1P निकालना है। तो S2P निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ से एक ऐसे डॉट लाइन ले जाइए और यहाँ पर एक ट्रायंगल देखिए आप लोग, अच्छा से देख रहे हैं ना, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ये बड़ा वाला। तो हम इसमें जब लिखेंगे S2P, तो S2P जो है ना, S2P का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ट्रायंगल का नाम भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी हमको ऐसे करना है अभी इस प्रकार से। तो एक ट्रायंगल बन जाएगा P और Q, और R का तो जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे R, ठीक है, इस तरह। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सिंपल भाषा में, इन ट्रायंगल S2PQ, S2PQ, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो S2P इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर बटा प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आप लोग कि अगर ये वाला डिस्टेंस d है तो ये वाला कितना हो जाएगा, d/2, और ये भी कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा h प्लस d/2 होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D का स्क्वायर, समझ रहे ना। और इसको सॉल्व कर लीजिए यहीं पे, तो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस HD प्लस प्लस हो जाएगा d²/4, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पर इसको हमने तोड़ दिया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा d²। फिर इसी प्रकार हो जाएगा, इन ट्रायंगल में चलेंगे, इस वाला में S1 और P और R में चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलेंगे तो क्या बन जाएगा, S1P, इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो फिर से लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये वाला साइड कितना हो जाएगा, h माइनस d/2 होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार हमने d रखा है, ठीक है, तो d² हो जाएगा। सब चीज देखिए लिखे, लेट अस कंसीडर टू स्लिट्स हैविंग फाइन होल्स एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, a screen is placed in front of them at a distance d, let us take a point P on the screen at which, yeah, at a distance h from the central maximum, since the path difference for both the slits is 0 at point O, hence here bright spot will formed। ठीक है, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग को जो दिख रहा है, क्योंकि बड़ा पाथ है छोटा पाथ है, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर कितना निकल करके आएगा, तो इतना निकल करके आएगा, लगभग इतना, ये हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा पाथ डिफरेंस बन जाएगा, ये वाला, है ना। इसी को हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, h² माइनस हो जाएगा HD हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो d²/4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, d², a² माइनस 2ab प्लस b² होता है ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब इस तरह से बनाएंगे हम लोग, नाउ तो हम इसको लिखेंगे S2P और इसका होल स्क्वायर माइनस S1P इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, h² प्लस HD प्लस d²/4 प्लस d², है ना। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस किसको करेंगे, इसको, तो माइनस में जाएगा h² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा HD, और माइनस में जाएगा d²/4, और फिर माइनस में जाएगा d² जाएगा ना। तो ये सब खत्म हो जाएंगे, देखिए जो जो कटने वाला है वो सब कट जाएंगे इस प्रकार से, देखिए ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बस बचेगा कितना, HD और HD, तो बन जाएगा 2HD, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको फिर से ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे 2HD लिखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, 2HD। अब इसको हम लोग ऐसा फॉर्म में लेकर के आना चाहते हैं, तो इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, है ना। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इस प्रकार से तोड़ेंगे, एक बार में तोड़ देते हैं, S2P A प्लस, याद है ना, यहाँ पर 1 रहेगा,
और यहाँ पर हो जाएगा S2P माइनस S2P S1P ऐसे इक्वल टू 2HD हो जाएगा। देखिए है ना, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको यही वाला पोर्शन चाहिए थी, नीचे चला जाएगा, बट मेरे पास जगह नहीं है तो हम इसको मिटाएंगे। आप लोग इसको देखिए, उतारिए फटक से, हम उसको मिटाते हैं। देखिए तो यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं और उसी को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा S2P माइनस S1P इक्वल टू 2HD बटा S2P प्लस S1P। अब देखिए यहाँ से देखिए अगर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है ये बहुत नजदीक होता है और ये सब भी काफी नजदीक होता है। तो ये बहुत पास रहेगा तो ये भी इसके पास रहेगा, ये जो पॉइंट है ना इसके काफी नजदीक भी रहेगा, बहुत नजदीक रहेगा इसे। इसको जितना हम छोटा करेंगे ये भी छोटा होते जाएगा। मिलीमीटर में डिस्टेंस होता है इनके बीच में, काफी नजदीक होते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर ये बना हुआ है, आपको लग रहा है कि इसको देखिए, चाहे इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, तो ये सब आपस में लगभग लगभग बराबर होते हैं। ये ऐसे आ जाएगा ना, बस बहुत छोटा हो जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा ना, ये जो लाइन इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा तो इसके लगभग बराबर हो जाता है। बट प्रैक्टिकली जो है, प्रैक्टिकली 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 जो होता है S2P इक्वल टू S1P होता है और ये D के बराबर होता है। देखिए इस D के बराबर होता है। देयरफॉर जो हमारा ये पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस जो हम निकालने चले थे S2P माइनस S1P निकाल रहे थे, ये कितना हो जाएगा तो 2HD हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना है D प्लस D इक्वल टू 2HD बटा 2 कैपिटल D कैंसिल हो जाएगा इससे। तो पाथ डिफरेंस जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर से यहाँ पर लिख दे रहे हैं पाथ डिफरेंस। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे से ताकि हम अच्छा से लिख सकें। देखिए तो जो हमारा पाथ डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, पाथ डिफरेंस कितना आ जा रहा है HD बाई D आ जा रहा है इस प्रकार से। तो यहीं तक डेरिवेशन करना है हमें, बट इसमें थोड़ा सा और लिखना है। थोड़ा सा और क्या लिखना है उसको आपको हम बता रहे हैं इधर वाला मिटाने के बाद, है ना। देखिए आप लोग कि थोड़ा सा और क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है। तो फिर से यहाँ पर वही बात है, फॉर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, पाथ डिफरेंस जो होता है स्टूडेंट्स n लैम्डा होता है। देयरफॉर यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा HD बटा कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा। अभी हम हाइट पता करना चाह रहे हैं या फिर पोजीशन पता करना चाह रहे हैं कि कहां पर ब्राइट स्पॉट बनेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन पोजीशन ऑफ ब्राइट स्पॉट। तो ब्राइट स्पॉट यहां पर अगर हम निकालना चाहते हैं H इज इक्वल टू तो n लैम्डा कैपिटल D बटा छोटा d आ जाएगा। हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि ब्राइट स्पॉट कहां पर बनेगा, इस फॉर्मूला के थ्रू कहां पर बनेगा। और इसी तरह से फिर हमको लिखना है यहाँ पर इसी प्रकार से फॉर डिस्ट्रक्टिव है ना, ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात करते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पाथ डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, ये पाथ डिफरेंस होता है 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस होता है। देयरफॉर हम इसको लिखेंगे तो HD बटा D कहां पर बनेगा, है ना, इसी फॉर्मूला को लगाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। तो यहां से अगर हम H निकालते हैं H, तो ये D ऊपर चला जाएगा 2n माइनस 1 और लेमडा कैपिटल D और बाई नीचे 2 और फिर D लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो ये किसके लिए है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, दैट इज कहां पर ब्राइट स्पॉट बनेगा और कहां पर डार्क स्पॉट बनेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग लिखेंगे तब जाकर के 5 मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। चलिए, और छठा क्वेश्चन जो हम लोग का है यहाँ पर जो बनता है, तो छठा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स है, इसमें कोहेरेंट सोर्सेस और इनकोहेरेंट सोर्सेस है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है, फिर कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों से पूछा नहीं गया है, तो इस बार इसके चांसेस बनते हैं। फिर इसके बाद है आपका व्हाट इज पोलराइजेशन, फिर व्हाट इज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ब्रीवेस्टर्स लॉ है। तो इसको भी आपको हम बता ही दे रहे हैं, छोटा छोटा डिफिनीशन है, तो तुरंत हम इसको लिख दे रहे हैं या एक ही बार में हम इसको लिख करके आपको समझा भी देते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं फटाक से। तो छठा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। बहुत लंबा जो है कि आपका ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स लंबा है और इसमें ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इससे रिलेटेड, तो इसलिए बच्चों आपको इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो छठा क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि डिफाइन, पहला नंबर है ना कोहेरेंट कोहेरेंट सोर्सेस, दूसरा नंबर इनकोहेरेंट सोर्सेस इनकोहेरेंट सोर्सेस, तीसरा नंबर आपको हम लिख रहे हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, चौथा नंबर जो आपको हम लिख दे रहे हैं
है ना। इसका कंडीशन भी यहीं पर लिख देंगे, प्लस में कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चौथा क्वेश्चन जो है आपको, चौथा लिख रहे हैं व्हाट इज डिफ्रैक्शन रखते हैं, तो डिफ्रैक्शन का आपको पूछा जाता है। डिफ्रैक्शन हो गया, इसके बाद व्हाट इज पोलराइजेशन हो गया, पांचवा नंबर, पांचवा डिफिनीशन पोलराइजेशन। इसके बाद छठा नंबर रख ले रहे हैं हम लोग, है ना, छठा नंबर ब्रीवेस्टर्स लॉ। तो ये इतना हम लोग अगर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा जो है कि सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है इससे, ठीक है। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट्स कैसे इसको बनाया जा सकता है एक एक करके। जैसे फर्स्ट नंबर, तो कोहेरेंट सोर्सेस किसको कहा जाता है, कोहेरेंट सोर्सेस मतलब दो सोर्सेस रहेंगे, तो बहुत आसान है, टू सोर्सेस आर said to be coherent sources if their, ठीक है, if their, देखिए स्टूडेंट्स वेब में क्या क्या चीज होता है, if their amplitude, टाइम पीरियड, है ना, वेब लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर सेम। बट आप फाइनल एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, यहाँ पर पूरा वर्ड लिखिएगा, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेब लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर सेम। दूसरा जब डिफिनेशन लिखिएगा, इनकोहेरेंट सोर्सेस, है ना, इनकोहेरेंट सोर्सेस, ऑर्डिनरी लाइट जो होता है इनकोहेरेंट सोर्सेस होता है, और लेजर लाइट जो होता है वो कोहेरेंट सोर्सेस के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो टू सोर्सेस आर साइड टू बी कोहेरेंट सोर्सेस इफ देयर एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और इसके बाद वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर सेम, और फेज एंगल भी सेम, ठीक है। फेज एंगल फाइ जो होता है वो भी सेम होना चाहिए उसमें, तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनकोहेरेंट सोर्सेस किसको कहा जाता है, इनकोहेरेंट सोर्सेस, तो फिर से टू सोर्सेस आर said to be incoherent incoherent sources if their amplitude, time period, phase angle, phi लिख लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, phi, phase angle, lambda and frequency, जो frequency होता है r, और यहाँ पर लिख देंगे आर नॉट सेम, आर नॉट सेम। तो इसमें आपका जो है लेजर लाइट हो गया, लेजर लाइट एग्जाम्पल हो गया, और इसमें आपका एग्जाम्पल हो गया ऑर्डिनरी, है ना, ऑर्डिनरी लाइट, जो भी ऑर्डिनरी लाइट है इनकोहेरेंट सोर्सेस है, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेस से ही इंटरफेरेंस होती है, इनकोहेरेंट सोर्सेस से नहीं होती। तो अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा, तो तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को कैसे लिखा जाएगा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हम शॉर्ट में लिख रहे, देखिए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या कहा जाता है, किसको बोला जाता है, द इंटरफेरेंस, है ना, कि वैसा इंटरफेरेंस इन विच इफ पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर फिक्स्ड, अगर उनका फिक्स्ड हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो इसको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये तीन डिफिनीशन हमारा हो चुका है, बट इसका कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको यहाँ पर लिखेंगे। तो कंडीशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए इस जगह पर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का जो कंडीशन होता है, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कंडीशन। तो फर्स्ट क्या होता है, देखिए तो सोर्सेस शुड बी, है ना, शुड बी कोहेरेंट, पहला ही कंडीशन है, पहला डिफिनीशन जो पढ़े थे वही वाला, अरे कोहेरेंट हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है ना, होल्स इन द स्लिट्स शुड बी वेरी नैरो। पहला बात है कि सोर्सेस कैसे होने चाहिए, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इस तरह से S1 और S2 जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो ये हॉल कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, है ना। और ये सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, गैप कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो तीसरा नंबर क्या है ना, तीसरा नंबर है गैप बिटवीन द स्लिट्स, मतलब कौन, डी, और इसको भी लिखेंगे हम लोग शुड बी वेरी स्मॉल, इसको स्मॉल होना चाहिए, है ना, ये गैप छोटा होना चाहिए। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, जो हमारा यहाँ पर स्क्रीन था, तो ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन का फ्रॉम द स्लिट्स शुड बी होना चाहिए, शुड बी वेरी लार्ज। तो देखिए क्या इसमें कह रहा है, पहला है कि सोर्स, अब देखिए इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है,
समझ गए कि नहीं? अकेले सस्टेन्ड इंटरफेरेंस अकेले 3 मार्क्स का है, कोहेरेंट सोर्सेस 2 मार्क्स का है, कोहेरेंट सोर्सेस एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस एक साथ देता है और 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट होने चाहिए, होल्स इन द स्लिट शुड बी वेरी नैरो, गैप बिटवीन द स्लिट्स जो होता है शुड बी वेरी स्मॉल एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट शुड बी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है? बहुत आसान है, डिफ्रैक्शन का कभी कभी डिफिनेशन पूछ लेता है, तो हम लोग इस सब को मिटा करके आगे काम कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए क्या है स्टूडेंट्स, है ना, किस तरह से बनाना है, पूरा चैप्टर आपको याद रखना होगा, तभी जाकर के आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं चौथा नंबर, चौथा नंबर में डिफ्रैक्शन हमारा है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन, चलिए डिफ्रैक्शन से भी रिलेटेड आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स में भी आते हैं, बट अभी नहीं आएगा। तो डिफ्रैक्शन में क्या है देखिए, तो डिफ्रैक्शन में बहुत इजी है, छोटा सा चीज आपको हम समझा रहे, तुरंत आप समझ जाइएगा। देखिए दो तरह का इसका फिगर बनता है, दोनों तरह का फिगर हम बना दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले द बेंडिंग ऑफ लाइट at the corner of an obstacle, ठीक है। देखिए the bending of the light at the corner of an obstacle is known as diffraction, इसी को डिफ्रैक्शन कहा जाता है, विवर्तन, है ना, डिफ्रैक्शन। और दो फिगर बनाएंगे, पहला फिगर इस प्रकार से बनाएंगे, देखिए आप लोग, फर्स्ट फिगर यहाँ पर मेरे पास एक स्लिट्स है और इसके जस्ट यहाँ सेंटर में हमारे पास लाइट है, और थोड़ा पीछे कर लेते हैं, यहाँ पर सोर्स है। तो जो लाइट है निकलेगी तो ये इसको जाना चाहिए था ऐसे चली जाएगी, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ऐसे चली जाएगी। यहां से जब निकलेगी तो फिर किससे जाएगी, यहां से जब निकलेगी तो देखिए इसको जाना है ऐसे सीधे, बट सीधे नहीं जाएगी, है ना, ये लाइट यहां से निकलेगी सीधे, बट ऐसे चली जाएगी, देखिए इस तरह से, इसको जाना है ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। और यहाँ पर हम लोग रख लेंगे स्क्रीन, ये स्क्रीन हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन इतना बनेगा यहाँ पर इस प्रकार से, है ना, देखिए इस तरह से, तो इधर पूरा ब्राइट रहेगा, ब्राइट, इधर भी पूरा ब्राइट रहेगा, और इधर पूरा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, डार्क, समझ रहे हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट है ये, और ये स्क्रीन है, तो इसी को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क रहेगा और यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्राइट रहेगा, समझ गए, तो इसको मैक्सिमा बोलेंगे, इस वाले रीजियन को इसको मैक्सिमा बोलेंगे, मैक्सिमा, और इस वाले रीजियन को मिनिमा बोलेंगे, और इस वाले रीजियन को फिर से यहाँ पर हम लोग मैक्सिमा बोलेंगे, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका फिगर बनता है। एक और फिगर आप बना सकते हैं एग्जाम में, अगर आपकी मर्जी है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बना सकते। जैसे इस बार देखिए स्लिट्स को हम लोग ऐसे रख दिए, है ना, ऐसे, और इसका सेंटर में यहाँ पर हमारा सोर्स है, तो जो लाइट निकलेगा इसको जाना चाहिए था इधर सीधा, बट ऐसे चला जाएगा। यहां से भी देखिए जो लाइट निकलेगा ऐसे चला जाएगा, देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, बट हल्का इधर इधर की ओर बेंड हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग रख लेंगे स्क्रीन, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट इधर बेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर मैक्सिमा हो जाएगा, जिसको सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे, और इधर जो बनेगा इधर बन जाएगा मिनिमा, समझ गए कि नहीं, इधर बन जाएगा मिनिमा और यहाँ पर मैक्सिमा हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये हमारा ऑब्स्टेकल है, जिसके कॉर्नर पर लाइट यहाँ से क्या होती है, निकलती है और जाती है, फिर बेंड हो जाती है, बाकी यहाँ तो सीधे जाएगी ही लाइट, समझ गए कि नहीं। ओपनिंग यहाँ पर देखिए, ये कॉर्नर पे स्ट्राइक करेगी, हम समझा बहुत रहे हैं आपको, जो कि इतनी जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में याद करके जाना है, जो बच्चे पढ़े उनके लिए प्रैक्टिस सेशन है और कुछ नहीं है। तो ये होता है डिफ्रैक्शन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन भी हो गया है, देखिए 2 नंबर का आता है डिफ्रैक्शन, देख लीजिएगा आप लोग, डिफिनेशन और फिगर बना दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन में आइए, पांचवा क्वेश्चन में क्या है, बहुत ईजी है। पांचवा जब हम लोग लिखेंगे, हम यहीं पर इसका हेडिंग बना देते हैं इसी जगह पर। तो इसमें क्या होता है पोलराइजेशन में, बहुत आसान है, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ओनली वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, द फिनोमिनॉन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से, द फिनोमिनॉन of restriction of vibration of light in only one particular direction is known as polarization। तो इसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। अभी होता किस तरह से, जैसे हमारे पास अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स, तो इसमें वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन होगा इस प्रकार से, है ना, ये लाइट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, इसको बोलते हैं। और जब ये आगे की ओर ऐसे मूव करेगा
इस तरह से, तो इसमें वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन बोलते हैं, और इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो गया, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का है, और ये वेलोसिटी है, और लाइट ऐसे चल रही है, और इसके सामने हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे पोलराइजर ला करके रख देते हैं हम लोग, जिसमें एक बहुत ही बारीक सा फाइन होल है। समझ गए कि नहीं? ये हमारा पोलराइजर आ गया मान लीजिए, ठीक है, पोलरॉइड्स भी कहा जाता है। आ जाएगा, तब क्या करेगा, इस तरह से हॉल है तो ये वाला वाइब्रेशन इससे होकर के बाहर निकल जाएगा, बट ये वाला वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो यहां से जो बाहर निकलेगा लाइट हमारे पास, सिर्फ यही वाइब्रेशन हमको मिलेगा इसमें, सिर्फ यही वाला, है ना। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ओनली वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट इन द बोथ डायरेक्शन और ऑल डायरेक्शन। तो इस तरह से जो हमको यहाँ पर मिल जाता है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो आप परीक्षा में पूछ देगा व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट, तो आप अपने से लिख लीजिएगा, द लाइट दैट हैज वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट, और द लाइट दैट हैज वाइब्रेशन इन ओनली वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। और ये हो ही गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, ये फिगर हमारा बन चुका है, ये पोलराइज्ड लाइट है, बस इतनी सी काम करना है। ये भी 2 मार्क्स में परीक्षा में पूछा जाएगा, और 1 मार्क्स में पूछेगा तो केवल डिफिनेशन बना दीजिएगा, तभी काम आपका हो जाएगा। तो अब हमारा बारी आता है ब्रीविस्टर्स लॉ का। तो ब्रीविस्टर्स लॉ जब आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डायरेक्टली अब इसको ऐसे रख ले रहे हैं, इसमें 2 लॉ है इसमें, और दोनों लॉ आपको बढ़िया से लिख देना है अच्छा से, बस अब कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। और एक छोटा सा फिगर भी ड्रॉ कर देना है। तो पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फर्स्ट लॉ, ब्रीविस्टर्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, देखिए आपको ऐसे याद रखना है कि म्यू जो होता है 10 IP के बराबर होता है, मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, है ना, टेंजेंट, इसको टेंजेंट पढ़ते हैं, टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग और पोलराइजिंग एंगल इसको बोला जाता है, या ब्रीविस्टर्स, है ना, ब्रीविस्टर्स एंगल भी इसको कहा जाता है, ब्रीविस्टर्स एंगल, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ है जो आपको याद कर लेना है। और सेकेंड लॉ क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे दैट इज में। सेकेंड लॉ में क्या होता है, देखिए बहुत आसान है, द रिफ्लेक्टेड रे या फिर लाइट, द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट both are perpendicular to each other, ठीक है, both are perpendicular to each other। और इसका एक फिगर भी ऐसे बना देंगे हम लोग, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल रहेगा, और कुछ यहाँ से दोनों एंगल आपस में इससे बराबर हो जाएंगे, देखिए आई और इसको IP बोलेंगे, और यहाँ पर ऐसे आपको लाइट दिखा देना है इस तरह से कि ये कौन सा लाइट है, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, और यहाँ पर जब आएगा, है ना, तो यहाँ से जो लाइट ऐसे जाएगी तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन का लाइट इसमें बच जाएगा। ये कंप्लीटली क्या हो जाती है, इस टाइम जो है लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। और इसके साथ ये बना देगा आपको ऐसे 90 डिग्री, और ये कौन सा लाइट हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड, और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, है ना, और इधर दूसरा मीडियम बन जाएगा ऐसे, यहाँ पर एंगल R बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये R बन जाएगा, और ये R डैश बना देंगे इसको, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर μ2 रहेगा। अब आपसे कभी जब भी पूछ देता है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपसे पूछ देता है क्या बोलते हैं, IP के बारे में पूछ देता है, पोलराइजिंग एंगल क्या होता है, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये बिकम्स कंप्लीटली पोलराइज्ड। फिर से सुन लीजिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स कंप्लीटली पोलराइज्ड इज नोन एज पोलराइजिंग एंगल और ब्रीविस्टर्स एंगल, ठीक है। तो at polarizing angle the refractive index of the medium is numerically equal to the tangent of the polarizing angle or Brewster's angle, that is mu is equal to 10 IP। तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को इतना समय तक आप रोक करके देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला पार्ट जो आ रहा है, जिसमें हम आपको कंप्लीट जो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन का सवाल कराएंगे, इसके बाद एटम हो गया, इसके बाद न्यूक्लियस हो गया, और सेमीकंडक्टर। तो हम कोशिश करेंगे कि ये 4 जो चैप्टर बच गया है अभी हमारा, तो 4 में चारों चैप्टर हम एक ही वीडियो में लेकर के आएंगे। वो भी वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन को समेट देंगे ताकि टाइम भी बच जाए और आपका भी काम जल्दी से हो सके। 7 तारीख का फिजिक्स का एग्जाम है, आप पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है।
और सारे वीडियो को देखिए बढ़िया से ढंग से और तैयारी करते रहिए। अगर एक आप अभी भी तैयारी करते हैं तो आपको हम टोटल पार्ट 7 और एक पार्ट और लेकर के आ रहे हैं 8 पार्ट, मतलब कि अभी भी आपके पास काफी टाइम है। अगर पर डे 1 घंटा भी बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए और ज्यादा पढ़िए। चलिए ठीक है, बाय।